ठीक है, तो अपन ने कल ये पढ़ लिया था। रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट। एग्रीकल्चर, खेती। तो इसमें हमने पढ़ा था कि तीन तरह की एक्टिविटीज होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो तीन तरह की होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी के अंदर होता है जैसे एग्रीकल्चर करना, खेती करना, फिशिंग करना। ठीक है, ये सब प्राइमरी में आ जाता है। जो लाइव स्टॉक होते हैं उनको पालना, मतलब पशुपालन करना या खेती करना, ये सब प्राइमरी में। सेकेंडरी में आ जाते हैं कि उनको प्रोसेस करना। जैसे खेत, अब जो चावल है या गेहूं है, तो जो गेहूं है उसको आटे में कन्वर्ट कर लेना और आटे में कन्वर्ट करके उसकी ब्रेड बना देना। इस तरह से मतलब प्रोसेस कर लेना चीजों को। वो आ जाता है हमारी सेकेंडरी में। जैसे क्लोथ है, कॉटन है, तो कॉटन का कपड़ा बना लेना। ठीक है, कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट कर देना। तो ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाता है। टर्शरी एक्टिविटीज क्या करती थी? दोनों को सपोर्ट करती है। प्राइमरी को और सेकेंडरी को, दोनों को सपोर्ट करती है। जैसे ट्रांसपोर्ट करना, प्राइमरी वालों से लेके और सेकेंडरी वालों तक पहुंचा देना। ट्रेड करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाता है। तो ये कल हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 50% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में मतलब इंगेज है, मतलब वो वहां पे मतलब इंगेज होना, मतलब वो उस काम में लगे रहना। ठीक है, तो 50% लोग खेती में लगे हुए हैं, मतलब खेती करते हैं 50% लोग पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया के अंदर 2/3 पॉपुलेशन खेती पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। फेवरेबल टोपोग्राफी। फेवरेबल का मतलब होता है अपने, मतलब एक तरह से फेवर में, मतलब जो अच्छी 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 चीज है। टोपोग्राफी वही आ जाता है। सॉइल का टाइप, किस तरह की सॉइल है। यहाँ से भी इसको लिख लो एक बार। टोपोग्राफी मतलब देखो, स्थलाकृति, मतलब किसी क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषता। विशेषता नदियों, पर्वतों आदि की स्थिति। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड। किसी भी जमीन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसकी जो प्राकृतिक जो विशेषताएं होती हैं वो। स्पेशली द पोजिशन ऑफ इट्स रिवर, माउंटेन्स, मतलब रिवर है आसपास, माउंटेन किस तरह की, मतलब वो भूमि है, पथरीली है, माउंटेन्स वाली है या रिवर्स वाली है या डेजर्ट है, किस तरह की टोपोग्राफी है उसकी। स्थलाकृति, ये हिंदी में है। तो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? फेवरेबल टोपोग्राफी मतलब, फेवरेबल मतलब जो अच्छी, मतलब जो अपने फेवर में हो। जैसे फर्टाइल होनी चाहिए, पानी का सोर्स आसपास होना चाहिए, तो वो अपने लिए फेवरेबल होगी। जिसको खेती करनी है उसके लिए वो फेवरेबल होगी। तो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, सॉइल मतलब बढ़िया होनी चाहिए। जमीन एक तो उबड़ खाबड़ पथरीली नहीं होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए और एकदम मतलब प्लेन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है। और मतलब फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए। और क्लाइमेट, वहां का जो भी जलवायु है, जो वातावरण है, जो मतलब वेदर कंडीशन, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, वाइटल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। वो जमीन जहाँ पे फसलें, क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उन्हें हम एरेबल लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हें एरेबल लैंड्स कहा जाता है। नीचे फिगर में दिखा रखा है, अभी देख लेंगे। ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। इन द मैप you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. तो मैप में आप देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर कहाँ पे हैं? उन रीजन्स में है, उन क्षेत्र में है, संसार के, वर्ल्ड के उन क्षेत्र में है जहाँ पे where suitable factors of the growing of crops exist। जहाँ पे suitable factors हो, मतलब suitable factor वही हो गया कि टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए, रेनफॉल होनी चाहिए, वहां पे सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, और प्लेन लैंड जो है वो प्लेन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ या पथरीली नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सुटेबल फैक्टर्स हो गए। तो जहां जहां सुटेबल फैक्टर है, तो फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स एग्जिस्ट, जहाँ पे भी सुटेबल फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो वहीं पे खेती की एक्टिविटीज ज्यादा होती है। ऑब्वियसली वहीं पे ही होंगी जहाँ पे वो होता है। तो एक बार ये फिगर देख लेते हैं। एरेबल लैंड, ये ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट
व्हाट आर एरेबल लैंड्स या फिर व्हाट इज एरेबल लैंड, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। तो व्हाट इज एरेबल लैंड या डिफाइन एरेबल लैंड ऐसे आ जाता है, तो ध्यान रखना। फिगर देख लेते हैं अपन, फिगर 4.1 में, ये रहा हमारा 4.1 फिगर, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। अब पूरे संसार में एरेबल लैंड कहाँ कहाँ पे है? तो ये किस कलर से दिखा रखा है, ये देखो ग्रीन जो कलर है ना, ये ग्रीन, जहां जहाँ पे, यहाँ पे एरेबल लैंड है, मतलब जहाँ पे खेती होती है। एरेबल लैंड वो लैंड होती है जहाँ पे क्रॉप्स आर ग्रोन, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, जहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं। तो अपन इंडिया में देख लेते हैं सबसे पहले। इंडिया में तो देखो, इंडिया में देखो पूरे एरेबल लैंड है पूरी, यहाँ पंजाब हरियाणा ये गुजरात, यहाँ पे सारे में पूरे में एरेबल लैंड है। तो यहाँ अमेरिका में देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका है ये, इसमें यहाँ पे इस जगह पे, साउथ अमेरिका में इन जगह पे ये एरेबल लैंड है अपनी। ठीक है, अफ्रीका में इधर इधर बीच बीच में, थोड़ा सा नीचे भी, इधर ऊपर तो थोड़ी सी है। हम यहाँ पे जो जहाँ पे है ना बिल्कुल भी ग्रीन ग्रीन नहीं है, तो वहाँ पे भी तो है ना कोई कंट्रीज होते होंगे, वहाँ पे बिल्कुल भी है ना ये क्रॉप्स में ग्रो होती है। बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी बहुत तो होती होंगी, लेकिन ये जहाँ पे मतलब, जहाँ जहाँ पे मतलब अधिकतर खेती होती है, ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, थोड़ी बहुत तो करते ही होंगे लोग, ऐसी बात नहीं। पथरीली होती है तो वहां पे भी पत्थर वत्थर हटा के, जिसको जरूरत होती है तो वो तो करते ही है। जरूरत नहीं होती, बाहर से आ जाता है, इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट कर लेते हैं कहीं से, तो फिर उस हिसाब से है। ठीक है, जैसे अगर जरूरत है तो इम्पोर्ट, आजकल तो किसी देश में ज्यादा है तो बाहर भेज देता है दूसरे देशों में जहाँ पे कमी है। जैसे ऑयल वहां पे ज्यादा निकलता है, कहाँ पे, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे नीचे से ऑयल निकलता है ना खूब, मतलब उसके ऑयल के वो है बहुत ज्यादा, तो वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को देते हैं ऑयल, इस तरीके से। ठीक है, तो एक दूसरे को दे देते हैं। ये अपन को दिखा रखी है ये एरेबल लैंड, ये है, मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ये देखो ये रहा, ये ये यहाँ पे, और ये यूरोप में, ये देखो इधर। ठीक है, तो एरेबल लैंड दिखा रखे हैं। ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखा रखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखा रखा है, और इक्वेटर क्यों नहीं दिखा रखा है? इक्वेटर इन दोनों के बीच में हो जाता है, ये इन दोनों के बीच में इक्वेटर आ जाएगा, शो नहीं कर रखी लाइन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का मैप है हमारा पूरा। यहाँ पे ओशंस भी देख सकते हो, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, ये अपने 5 ओशंस होते हैं टोटल। सदर्न ओशन, पांचों आ गए ना, 1 2 3 4 5 आ गए। तो ये 5 अपने ओशंस भी दिखा रखे हैं, कॉन्टिनेंट्स भी दिखा रखे हैं, तो ये एरेबल लैंड भी हमें दिखा रखी है। अब हम आगे चलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, सॉइल पे खेती करने की कला या साइंस, तो उसको हम रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को रेज करना, उगाना, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, और मतलब उनको पालना, रियर मतलब पालना, लाइव स्टॉक मतलब पशुओं को, पशु पालन करना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, तो हम इसको फार्मिंग भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर को द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, सॉइल पे मतलब खेती करना। एक मिनट पानी पी लूं। सॉइल पे खेती करना, क्रॉप्स उगाना और जानवरों को पालना, इसको हम फार्मिंग भी कहते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर तो हमें पता है खेती करना होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, ये तीनों यहाँ सबको यहाँ जोड़ रखा है, यहाँ पे ऐड कर रखा है। देखो कल्चर से, कल्चर के आगे एग्री लगा दो, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, ये फिशी कल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, ये पता है, ये सारे उसमें आ जाते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ये चीजें, कि हॉर्टिकल्चर मतलब किसमें क्या होता है, हॉर्टिकल्चर 4 ऑप्शन दे देंगे। तो सेरिकल्चर, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर तो सब बता देंगे, तो एग्जाम में आता है हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर क्या होता है,
ये कल्चर क्या होता है, इसका देख लेते हैं। तो सेरिकल्चर क्या होता है? कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ये भी आया हुआ है देख लो, सेरिकल्चर, फिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर भी आया हुआ है, मुझे ध्यान है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है अभिमन्यु, ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियर मतलब पालना, सिल्क वॉर्म को पालना, ठीक है। इट में सप्लीमेंट द इनकम टू ऑफ द फार्मर, ये फार्मर की इनकम को सप्लीमेंट करती है, मतलब एक तरह से बढ़ाती है, सप्लीमेंट कर देना मतलब पूरा कर देना या बढ़ा देना। तो सेरिकल्चर का ये ध्यान रखना है कि सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है, सिल्क वॉर्म को रियर करना, ऐसे आता है क्वेश्चन। फिशिकल्चर में क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश होती है इसके अंदर, मतलब फिश को पालना पोसना उनका, ब्रीड करना मतलब उनको प्रजनन करवाना, मीन्स उनके बच्चे और उनको पालना। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, तालाब में या फिर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, स्पेशली बने हुए कुछ टैंक्स होते हैं, उनके अंदर फिशेस को ब्रीड करना मतलब उनको पालना। ब्रीड में, ब्रीड रियर का तो होता है एग्जैक्ट पालना, पालन पोषण करना मतलब उनकी देखभाल करना। ब्रीडिंग के अंदर जैसे हो जाता है कि उनको मतलब रिप्रोड्यूस भी आ जाता है, इसमें प्रजनन करना आ जाता है। यूज्ड अबाउट एनिमल्स प्रोड्यूस यंग एनिमल्स, इसमें प्रजनन करना, पशुओं का प्रजनन करना, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस यंग फ्रॉम देम, इसलिए उनको रखना मतलब पशुओं और पौधों को नस्ल पैदा करने के लिए पालना। तो ये है और एक ब्रीड अपनी नस्ल भी होती है नॉर्मल, और एक ब्रीड अपना यहाँ पे ये है, पशु और पौधों को नस्लें पैदा करने के लिए पालना। दीज कैटल्स आर ब्रेड इन टू प्रोड्यूस हाई यील्ड ऑफ मिल्क। ठीक है, आगे चलते हैं। फिशिकल्चर में क्या हो गया, फिश का मतलब पालन पोषण करना और उनको रखना ताकि वो यंग वंस प्रोड्यूस कर सके। विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ये क्वेश्चन आते हैं सौर अभिमन्यु, क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन आए हुए हैं। विटिकल्चर होता है ग्रेप्स का कल्टीवेशन, ग्रेप्स की खेती करना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज। तो हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल लगाना, फ्लावर्स फूल लगाना, फ्रूट्स लगाना, कॉमर्शियल यूज मतलब बड़े यूज के लिए एक तरह से। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, सेरिकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म को पालना, फिशिकल्चर मतलब फिशेस का ब्रीडिंग करना मतलब उनको पालना और ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके यंग वंस। और विटिकल्चर का मतलब ग्रेप्स की कल्टीवेशन करना, ग्रेप्स की खेती करना, अंगूरों की खेती करना। हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल्स को लगाना, सब्जियों को लगाना, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, इन सबको लगाना, वो हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। ये ध्यान रखना है बस। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग को हम मतलब एक तरह से एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड, इनपुट क्या क्या होते हैं खेती के अंदर? सीड इनपुट होता है, अपन सीड बोते हैं। आउटपुट तो फसल उग जाती है, वो आउटपुट होता है। इनपुट होता है सीड को बोना, फर्टिलाइजर डालना। फर्टिलाइजर खाद होता है जो केमिकली मेड होता है। मैन्योर वो खाद होता है जो नेचुरली मेड होता है, ठीक है। नेचुरल में मैन्योर आता है और आर्टिफिशियल में फर्टिलाइजर आ जाएगा, या मैन मेड में फर्टिलाइजर आ जाएगा। तो सीड हम इनपुट देते हैं, फर्टिलाइजर हम खेत में फर्टिलाइजर को मतलब छिड़कते हैं। मशीनरी का यूज करते हैं, हम ट्रक का यूज करते हैं खेत को वो करने के लिए, टिलिंग करने के लिए, लैंड को टिल करने के लिए हम उसका ट्रक्स, ट्रैक्टर्स का और जो भी मशीन्स होती है उनका यूज करते हैं। एंड लेबर, ये भी डायग्राम भी पढ़ेंगे। एंड लेबर, और लेबर चाहिए होता है श्रमिक, मतलब कोई इंसान चाहिए जो देखभाल कर सके, फर्टिलाइजर दे सके, बीज लगा सके, पानी दे सके टाइम टू टाइम उनको, और उनको कीड़ों से बचा सके। पेस्टिसाइड, कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो अनवांटेड प्लांट है, जो वीड्स होते हैं, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट जो हमें नहीं चाहिए, हमें तो गेहूं की फसल चाहिए, बीच में घास फूस उग जाती है वो थोड़ी हमको चाहिए। तो उस घास फूस को उपाड़ने के लिए लेबर चाहिए, लेबर मतलब इंसान चाहिए उसको उपाड़ने के लिए, ठीक है। तो इन सब की जरूरत होती है। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लाविंग, सोइंग,
इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कार्य होते हैं जो कौन से होते हैं? प्लाविंग करना, प्लाविंग करना मतलब हल हल चलाना, ठीक है। सोइंग करना मतलब बीज को सो करना मतलब बोना। इरिगेशन मतलब पानी देना, इरिगेट करना मतलब पानी देना। वीडिंग का मतलब होता है जो वीड होता है, जो अनवांटेड जो प्लांट होता है उसको हटा लेना। और हार्वेस्टिंग करना मतलब उसको, जो अनवांटेड प्लांट वो मम्मियाँ काट काट के भैंसों को नहीं डाल देती थी, काट के और भैंसों को डाल देते हैं। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, घास लगी रहती है ना, बीच बीच से काट काट के लाते हैं, काट काट के लाते हैं और उनको भैंसों को डाल देते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो वो यस सर। वीडिंग, और वो वीडिंग में वो आ जाएगा। और हार्वेस्टिंग के अंदर अपन फसल को काटना, क्रॉप को कट करना और उसको कलेक्ट कर लेना, तो ये हार्वेस्टिंग। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ये कुछ कार्य होते हैं जो किए जाते हैं। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स, अब आउटपुट क्या था? इनपुट में तो हमने देखो कितना सारा काम कर दिया, हमने सोइंग कर दी, बीज बो दिया, अपन ने हल चला लिया, बीज बो लिए, फिर अपन ने पानी भी दे दिया, इरिगेशन कर लिया, अपने वीडिंग कर लिया, अपने हार्वेस्टिंग कर ली, कटाई, ये तो अपने काम है सारे। और आउटपुट क्या मिलता है अपन को? क्रॉप्स मिलती है, फसल मिलती है अपन को। आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, फसलें मिलती हैं, वूल, शीप जो होती है, शीप को अगर अपन पालन पोषण करेंगे, मतलब उसको रियर करेंगे, तो हमें वूल मिलेगा, ठीक है। डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, तो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही मिलता है अगर अपन गाय या भैंस को रियर करते हैं, उनको पालते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब वही, इसमें अंडे और वो आ जाते हैं। यहाँ से भी लिख लो इसको। पोल्ट्री मतलब अंडा मांस, ये सब पोल्ट्री में आ जाते हैं, अंडे और हैन और इन सबको पालना। बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल चिकन, डक्स एटसेट्रा, दैट आर केप्ट फॉर देयर एग्स और देयर मीट। अंडों व मांस के लिए पाली गई बतख आदि। डक मतलब हो गई अपनी बतख, चिकन अपने हो जाते हैं, जो हैन होती है ना, मुर्गी होती है, उसके जो बच्चे होते हैं उसको हम चिकन बोलते हैं, चिकन होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे। बड़ी होती है तो उसको हम हैन बोलते हैं। तो बर्ड्स को पालना, जैसे कि चिकन को या फिर हैन को या फिर डक्स को, बतख को भी लोग पालते हैं। तो दैट आर केप्ट फॉर देयर एग्स, अंडों के लिए पालते हैं, या तो उनके अंडे बिकते हैं खूब मार्केट में, या फिर उनके मीट के लिए उनको पाला जाता है। द मीट फ्रॉम दीज बर्ड्स, मुर्गियों आदि का मांस। तो पोल्ट्री में अंडे और ये बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको पालते हैं तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपन को, अंडे मिल जाते हैं अपन को, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही छाछ ये सब मिल जाता है अगर अपन गाय भैंस को पालते हैं तो। वूल अपन को शीप को, या फिर कुछ जो बकरियां होती हैं, जो गोट्स होती हैं, वो भी वूल मतलब प्रोड्यूस करती हैं। तो इन सबसे हमें ये आउटपुट मिल जाता है। ये पढ़ लेते हैं एक बार। फिगर 4.2, द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म। ये एरेबल फार्म है तो इसका फार्म सिस्टम, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसेस होती है, फिर आउटपुट निकलती है क्रॉप। इनपुट में हम क्या क्या मशीनरी का यूज करते हैं, ट्रक का, और उसके पीछे काफी सारे मशीन्स भी लगाते हैं। सीड्स का यूज करते हैं, बीज खरीद के लाते हैं मार्केट से, बढ़िया बढ़िया बीज, वो अपन सो करते हैं उनको, सीड्स को। केमिकल्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है? कीड़ों को मारने की दवाई। कुछ पेड़ होते हैं जिनमें कीड़े लग जाते हैं, जिनमें पेस्ट लग जाते हैं, पेस्ट मतलब कीड़ा, पेस्टिसाइड मतलब जो कीड़ों को मारे। प्रोसेसेस क्या होती है? प्लाविंग, सोइंग, स्प्रेइंग। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनपुट में ये आ जाएगा, ठीक है, पूछ सकते हैं सौरभ उसमें मैच द फॉलोइंग में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, कैसे भी पूछ सकते हैं, वन वर्ड में पूछ लें। प्रोसेसेस में ये आ जाते हैं, अपन प्लाविंग करते हैं, हल चलाते हैं, सोइंग करते हैं, स्प्रेइंग, स्प्रे करना मतलब कीटनाशक छिड़कना, या तो पेस्टिसाइड को स्प्रे करना। एम्प्लॉइंग तो है ना मशीनरी से होगा, और सोइंग सीड से, और स्प्रेइंग केमिकल से। हाँ हाँ, तो ये होता तो सब मशीन से, ये प्लाविंग अपन मशीन से ही करते हैं आजकल, ट्रक के पीछे वो कुछ लगा के उससे पूरा हल चलाते हैं, ठीक है। और सोइंग भी मशीन, उस ट्रक के पीछे कुछ क्या करते हैं, वो डाल देते हैं, मशीन ही होती है पूरी। और स्प्रेइंग भी ये पीछे लगा के और ये स्प्रे करते हैं, जो पेस्टिसाइड होता है वो स्प्रे कर देते हैं।
जब तो अपन कहते हैं कि मार्केट से जो सब्जी आए उसको ऐसे के ऐसे नहीं खा जाना है, उसको अच्छे से धो के और फिर ही खाना है उसको, क्योंकि ये लोग पेस्टिसाइड्स और क्या क्या मतलब केमिकल्स छिड़कते हैं क्रॉप के ऊपर, ताकि क्रॉप को इंसेक्ट्स से बचा के रख सके। जैसे टिड्डियों ने हमला कर दिया था ना पिछली बार, टिड्डियां आ गई थी अपने कंट्री में बहुत ज्यादा, तो फसलों को उन्होंने मतलब बहुत डैमेज किया था, फसलों को न्यूज में भी आया था वो, है ना। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए, टिड्डी तो बहुत बड़ा हो गया इंसेक्ट, छोटे मोटे इंसेक्ट भी लग जाते हैं पेड़ों को खराब कर देते हैं, तो उनसे बचाने के लिए कई सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, इसलिए हमें सब्जी या किसी भी चीज को अच्छे से धो धा के फिर ही खाना चाहिए। आउटपुट हमारा निकलता है क्रॉप्स, ये है हमारा आउटपुट। फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स, तो ये ह्यूमन इनपुट और फिजिकल इनपुट। ह्यूमन ह्यूमन क्या क्या इनपुट इनपुट देता है, मतलब इंसान वो क्या क्या इनपुट देता है, स्टोरेज करना, लेबर, लेबर भी वही देगा, स्टोर करना मतलब वही जैसे क्रॉप है तो इसको कहीं पे तो स्टोर करके रखेगा, मशीनरी, केमिकल्स, ये सब तो ह्यूमन के इनपुट है, ये सारे के सारे। फिजिकल इनपुट्स क्या है, सनशाइन। अब प्लांट्स को अपन ने पढ़ा था कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, तो सनलाइट चाहिए, टेम्परेचर भी ठीक ठाक चाहिए, सॉइल चाहिए, स्लोप मतलब एक तरह से ढलान मतलब स्लोपी लैंड मतलब सही चाहिए, और रेनफॉल चाहिए, तो ये फिजिकल इनपुट में आ जाएंगे। तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिकल इनपुट में क्या क्या आता है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो रेनफॉल, सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, ये सब हमारे फिजिकल में आ जाएंगे, ह्यूमन तो हमें पता ही है ये आ जाएगा, और इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग कितने तरह की होती है, तो दो तरह की फार्मिंग होती है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो फार्मिंग है वो अलग अलग तरीके से, वेरियस वेज में, कई प्रकार के तरीकों से मतलब की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, मतलब कई प्रकार के तरीकों से की जाती है खेती, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, एक तो जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब जो भूमि है अपनी, जियो मतलब भूमि के लिए यूज होता है, लैंड के लिए, तो जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है खेती एक को, ठीक है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कितना चाहिए मतलब किसी को कि मतलब इतना उगाना है हमें, इतना उगाना, तो उस पर डिपेंड करती है। लेबर पे डिपेंड करती है, जितना लेबर होगा तो उस हिसाब से लोग लगाना पसंद करते हैं। एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इन सब पे डिपेंड करती है, तो ये चीजें भी टिक कर लेना। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन वेज, दो तरह की होती है फार्मिंग, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। एक होती है सबसिस्टेंस, ये हमने पढ़ लेंगे क्या होता है, और कॉमर्शियल फार्मिंग ये भी हम यहाँ पढ़ लेंगे क्या होता है, ठीक है। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग is practiced to meet the needs of the farmer's family। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग तो होती है नॉर्मली, मतलब जो फार्मर की जो फैमिली है वो खा ले अपना और स्टोर करके रख ले अगले आगे फ्यूचर के लिए, उतनी खेती करना बस, कि हमारे खुद घर घर के लिए करते हैं भाई, हम तो बेचने बेचने का काम नहीं है। ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक तरीके से, मतलब जो पुराने पहले से जो चला आ रहा है, तो उसके लिए हम ट्रेडिशनली वर्ड का यूज करते हैं। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। स्मॉल आउटपुट मतलब थोड़ा ही बहुत हमको फसल चाहिए बस, है ना, ज्यादा खेती नहीं करनी, स्मॉल आउटपुट चाहिए हमें, लार्ज आउटपुट नहीं चाहिए हमें, बेचना थोड़ी, हमें घर घर के लिए करनी है बस खेती। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेबर, हाउस होल्ड लेबर का मतलब? हाउस होल्ड लेबर मतलब हाउस होल्ड होता है घर, घर के ही लेबर, घर के ही अपने जो लेबर हो गए, घर के ही मतलब अपने काम करने वाले लोग, जैसे घर घर के जो कर लेते हैं काम, उसके लिए हाउस होल्ड लेबर का यूज किया जाता है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब ज्यादा नहीं है उनके पास, हाउस होल्ड ही लेबर है, लेबर मतलब बाहर से वो नहीं ला सकते, घर घर के ही लोग काम करते हैं। आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल, तो ज्यादातर ऐसे लोग ज्यादातर स्मॉल आउटपुट कम ही करना पसंद करते हैं, कि भाई हमारे पास लेबर तो है नहीं, हम दो चार तो आदमी है घर में, तो हम तो बस थोड़ा सा कर लेते हैं अपने घर घर के लिए बस। Subsistence farming can be further classified
has intensive subsistence and primitive subsistence farming. अब जो subsistence farming है इसको भी दो में क्लासिफाई कर दिया फर्दर, मतलब और आगे इसको दो में क्लासिफाई किया, intensive subsistence और primitive subsistence। यहाँ से subsistence का मतलब भी लिखो। गुजारा मात्र जीवन निर्वाह, सबसिस्टेंस का मतलब ही ये होता है गुजारा, मतलब सिर्फ घर घर का हमारा गुजारा चल जाए, हमें बेचना नहीं है बस। तो इसके अंदर द एक्शन और एक्ट ऑफ मेंटेन सपोर्टिंग वन सेल्फ स्पेशली एट अ मिनिमम लेवल, मतलब छोटे लेवल पे, ये ध्यान रखो, खुद को सपोर्ट करना और छोटे लेवल पे कोई काम करना, ठीक है ना, कि चलो थोड़ा बहुत बेच भी ले, क्या पता कि घर का खर्च चल जाए, इसलिए, है ना, मतलब बहुत ही छोटे स्केल पे प्रोड्यूस करना, ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं प्रोड्यूस करना। द मीन्स ऑफ मेंटेनिंग और सपोर्टिंग वन सेल्फ रिमेनिंग इन फोर्स और इफेक्ट। तो इसका मतलब होता है, में से कुछ भी लिख लो, मेंटेन्स फर्स्ट वाला लिख लो, फर्स्ट वाला सही है, लाइवलीहुड, और हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में ये लिख लो, गुजारा मात्र जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए सिर्फ गुजारा, ना घर घर का चल जाए। लाइवलीहुड लिविंग लिख लो, ठीक है, कमाई मतलब वही होगी अपनी। तो आगे चलते हैं, सबसिस्टेंस का मतलब ही ये होता है यहाँ पे। कॉमर्शियल हो जाता है लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियल कोई भी होता है ना, कॉमर्शियल प्रोडक्शन कभी भी आ जाता है, तो कॉमर्शियल होता है लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज सबको चाहिए, व्यापार, इन सब के लिए यूज में आ जाते हैं। कॉमर्शियल में देखो ये आता है, कनेक्टेड विद बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं खरीदने और बेचने से संबंधित, कॉमर्शियल वो, मतलब चीजों को खरीदना बेचना, कॉमर्शियल में ये आ जाएगा सब। तो खरीदना बेचना कब होगा, जब हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तभी तो हम बेचेंगे ना, अगर हम थोड़ा सा ही प्रोड्यूस करेंगे तो हम घर घर वाले खा जाएंगे सारा और स्टोर कर लेंगे फ्यूचर के लिए थोड़ा सा। अगर हम ज्यादा स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज स्केल पे अगर हम प्रोड्यूस करेंगे किसी भी चीज को, किसी भी क्रॉप को लार्ज स्केल पे अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ही उसकी सेलिंग और बाइंग हो सकती है। ज्यादा होगा तो हम बेचेंगे ऑब्वियसली, अपन इतना सारा थोड़ी घर में रखेंगे, तो हम उसको सेल करेंगे, तो वो और जो बाय करेगा, तो ये सब कॉमर्शियल में आ जाता है। मेकिंग और ट्राइंग टू मेक मनी, पैसा बनाना, तो फसल बेच के पैसा बनाएंगे, पैसा आएगा घर के अंदर, तो ये कॉमर्शियल में आ जाता है सब। सेलिंग समथिंग और सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू द पब्लिक, कोई चीज को बेचना लार्ज क्वांटिटी में, मतलब 10-15 बोरियां हमने बेच दी, ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर बेचना, या इससे भी ज्यादा बेच दिया। एन एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन और द रेडियो, तो टेलीविजन पे ये भी है अपना, तो यही है ऊपर वाला, ठीक है। तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, तो इनका समझ लो, कॉमर्शियल मतलब लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज बिक रही है, खरीदी जा रही है, या जिससे हम पैसे बना सकते हैं, तो ये सब धनार्जन संबंधी व्यवसायिक, व्यवसायिक वर्ड्स है ये इसके लिए, व्यवसायिक व्यापारिक, ये छोटे वर्ड ये लिख लो और बड़े में ये इंग्लिश में लिख लो पूरा, ठीक है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में व्यवसाय करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, तो बाय सेल करने के लिए वो कॉमर्शियल में आ जाएगा। सबसिस्टेंस मतलब अपने घर घर का चलाने के लिए, सिर्फ अपनी लिविंग के लिए, इस, तो ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या होता है, इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, छोटा सा प्लॉट होता है जमीन का, सिंपल टूल्स का यूज करते हैं, एंड मोर लेबर, और लेबर ज्यादा होती है, टूल्स कम होते हैं, लेबर ज्यादा होती है। कॉमर्शियल में तो मशीनें लगी रहती है, मशीनों से ही कटाई होती है, मशीनों से ही सब कुछ, मशीनों से होता है कॉमर्शियल के अंदर तो, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, तो मशीन ही हर काम करती है, काटती हुई मशीन है, कलेक्ट करना, उनसे ग्रेन निकालना, सब कुछ मशीन कर देती है सारा काम, तो कॉमर्शियल में तो मशीन आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल टूल्स का यूज करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में, और मोर लेबर, लेबर ज्यादा होता है यहाँ पे, लेबर ले आते हैं, वो काम करवाते हैं। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज
with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. एक ही प्लॉट पे एनुअली मतलब होता है एक साल के अंदर, एक ही प्लॉट पे एक साल में मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप मतलब लगा सकते हैं। तो क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल, मतलब अच्छी कंडीशन है, ये कहना चाह रहे हैं सॉइल फर्टाइल है और सनशाइन भी है, सब कुछ अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, तो परमिट परमिट कर देना मतलब परमिशन दे देना, परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो एक ही प्लॉट पे हम एक साल में मतलब एक से ज्यादा क्रॉप हम लगा लेते हैं, अगर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी सही है, बनी हुई है, हम ऐड भी कर देते हैं। और तो ये कह रहे हैं राइस इज द मेन क्रॉप, राइस मेन फसल है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, वीट मतलब अपना गेहूं, मेज मतलब मक्का, पल्सेस मतलब दालें, एंड ऑयल सीड, ऑयल जिनसे निकलता है, जैसे सरसों, सरसों लगाते हैं, येलो कलर के जो प्लांट्स होते हैं सरसों के, सरसों लगाते हैं तो फिर उसमें से जो सीड होते हैं वो निकालती है मशीनें और फिर उसका तेल बनता है। ठीक है, तो सरसों का तेल बनता है, तिल का भी तेल बनता है, कई सारे पेड़ों से तेल बनाया जाता है। अपन लोग ज्यादातर सरसों के ऑयल का यूज करते हैं सब्जी उब्जी बनाने के लिए, रिफाइंड ऑयल्स का भी यूज करते हैं। तो ऑयल सीड वहां से मतलब सरसों हो गया एक तरह से, मस्टर्ड, मस्टर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सरसों। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated area of the monsoon regions, मतलब thickly populated area मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड हो, बहुत ज्यादा लोग रहते हो, ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट, ये जगह दे रखी है इन रीजन में, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के अंदर। प्रिवेलेंट का लिख लो, प्रिवेलेंट का वो होता है जैसे यहाँ से लिख लो, मतलब वहां पर अच्छा होता है ये ऐसा, ज्यादा प्रचलित मतलब वहां पे, मोस्ट कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, स्थान विशेष में समय विशेष पर सर्वाधिक प्रचलित, बहुत ज्यादा प्रचलित मतलब मोस्ट कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस में बहुत ज्यादा कॉमन है वो चीज। जैसे कि इंडिया के अंदर अपन होली खेलते हैं कॉमन, क्या कह उसे है ना ज्यादा, कि ना कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसे है ना ज्यादा उगाए। रहे, उगाएंगे, यस। जैसे राइस है तो राइस इस जगह पे ज्यादा ज्यादा प्रचलित है, यहाँ पे ज्यादा उगता है, मोस्ट कॉमन मतलब बहुत कॉमन है यहाँ पे राइस तो। जैसे साउथ के अंदर इडली डोसा तो वेरी कॉमन, इट इज वेरी प्रिवेलेंट, ठीक है ना, इट इज वेरी वेरी प्रेवलेंट कि साउथ इंडिया, इंडियन मतलब साउथ में जाओगे तो वहां पे इडली डोसा ये सब खाने को मिलेगा, रोटी तो मिलती नहीं है वहां पे, स्पेशली ऑर्डर देना पड़ेगा, भाई साहब रोटी बनाओ, रोटी खानी है। ठीक है, मतलब हाँ कुछ होटल्स में मिल भी जाती है, बट रात के टाइम कुछ टाइम होता है उनका फिक्स कि इतने से इतने टाइम पे ही। अपने यहाँ पे तो सब कुछ मिलता है, रोटी वोटी सब मिल जाती है, कितने बजे भी, 11 बजे 12 बजे, कभी भी आप खाने जाओ। तो प्रेवलेंट मतलब वहां पे ज्यादा कॉमन क्या है, इडली डोसा मतलब चावल से बनी चीज है। तो यही यहाँ का है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन द, तो ये कॉमन है कहाँ पे, इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, जहाँ पे ज्यादा बहुत सारे लोग हो क्योंकि लेबर ज्यादा चाहिए होता है, और मॉनसून रीजन साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया, इन जगह पे। इंटेंसिव का भी मतलब लिख दो, इंटेंसिव का मतलब होता है लार्ज, उसमें लार्ज अमाउंट में, इंटेंसिव यहाँ से भी लिख लो उसको। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा काम ये सब, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ वर्क और केयर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम ही समय में बहुत सारा काम कर लेना, कि जैसे एक ही खेत पे एक साल में दो तीन फसल उगा लेते हैं तो बहुत काम करना पड़ेगा ना, एक फसल लगाई उसकी देखभाल करना, फिर उसकी कटाई, फिर दूसरी लगा दी, फिर उसकी देखभाल, उसकी कटाई, तो एक साल में अपन दो तीन क्रॉप लगा रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिव वाले इसमें टॉपिक में। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जैसे यूज्ड अबाउट मेथड्स ऑफ फार्मिंग aimed at producing as much food as possible from the land or money available, जितने हमारे पास लैंड अवेलेबल है ना उससे जितना हम प्रोड्यूस कर सके, खेती की विधि जिसमें उपलब्ध, ये है अपने वाला तो सेकंड,
जिसमें उपलब्ध भूमि और धन की सहायता से यथासंभव अधिकतम उपज लेना लक्ष्य हो। गहन, ठीक है। तो मतलब बहुत जितना मतलब अपना हो सके, जितना पॉसिबल अपन एज मच फूड एज पॉसिबल, जितना फूड हम प्रोड्यूस कर सकें किसी भी लैंड से, या जो अपने पास पैसे हैं तो उस पैसे से अपन टूल्स खरीद लाए, सीड्स खरीद लाए, और जो अपने पास लैंड है उससे अपन जितना प्रोड्यूस कर सके ना, तो वो मेथड ऑफ फार्मिंग। तो इंटेंसिव में ये आ जाता है। खेती की ये विधि है जिसमें उपलब्ध भूमि और धन की सहायता से यथासंभव अधिकतम उपज लेना लक्ष्य हो। इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो अपना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में यही है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर तो होता है कि अपने मतलब एक तरह से घर घर के लिए खेती कर लेना, स्मॉल स्मॉल आउटपुट आता है, मतलब थोड़ा आउटपुट, थोड़ा लेबर, हाउस होल्ड लेबर है, टेक्नोलॉजी भी कम है। तो इसमें ये पॉइंट्स ध्यान रखना। देखो अभी मैंने लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउस होल्ड लेबर और स्मॉल आउटपुट, ये तीन चीज ध्यान रखनी है इसमें। सब्सिस्टेंट फार्मिंग के अंदर क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी कम है, मतलब ज्यादा हमारे पास मशीनें वशीनें नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनें हो जो कटाई भी कर दें, जो बीज भी लगा दें, जो सब कुछ कर दें, ज्यादा मशीनें नहीं होती यहाँ पे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब नॉर्मल छोटी मोटी मशीनें, ट्रक हो गया, छोटी मोटी होते हैं मतलब। और हाउस होल्ड लेबर, घर घर के आदमी काम कर लेते हैं। और स्मॉल आउटपुट मतलब आउटपुट जो फसल उगती है वो कम ही होती है, हमारे घर घर के लिए काफी है। थोड़ी बहुत बेचना चाहे तो थोड़ी बहुत बेच दे, बस ज्यादा नहीं बेच सकते बस, ठीक है। जैसे आस पड़ोसी कोई खरीदने आ गए, हमने वो वो लगा रखी है उसकी खेत, किसकी वेजिटेबल्स लगा रखी, कोई खरीदने आ गया तो उनको दे दी, बस इतनी सी। तो अब आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। हाँ ये पढ़ लिया था ना। इंटेंसिव के अंदर क्या हो जाता है, इंटेंसिव में मतलब जो अपने पास जो लैंड है या अपने पास जो मनी है उसका यूज करके जितना पॉसिबल हो सके अपन उतना प्रोड्यूस कर पाए। तो इसमें ये सारी चीजें कि एक ही प्लॉट में, इसमें ये ध्यान रखना है कि एक प्लॉट पे एक ही साल में कई फसल हम लगा सकते हैं। और इसमें भी स्मॉल प्लॉट्स होते हैं और सिंपल टूल्स का यूज करते हैं, लेबर ज्यादा होता है। ये टिक कर लो, मैं बता देती हूँ देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या है। स्मॉल प्लॉट पे खेती की जाती है, सिंपल टूल्स का यूज किया जाता है, मोर लेबर, जो श्रमिक काम करने वाले होते हैं वो ज्यादा चाहिए होते हैं, बस ये टिक कर लो। और ये भी टिक कर लो कि सेम प्लॉट पे एनुअली एक से ज्यादा क्रॉप लगा सकते हैं अगर परमिशन है, कि फर्टाइल है सॉइल, सब कुछ कंडीशन सारी सही है तो। एक ये टिक कर लो। अब मेन क्रॉप राइस की लगाते हैं ज्यादातर, ये क्रॉप्स भी लगाते हैं लोग, ठीक है, सरसों लगा लेते हैं, गेहूं लगा लेते हैं। तो ये ज्यादातर कहाँ पे, जहाँ पे पॉपुलेटेड एरियाज में ये ज्यादा पाई जाएगी, और जहाँ पे मानसून एरियाज ऑफ मानसून रीजन, मानसून मतलब जहाँ पे बारिश वाले जो रीजन होते हैं, जैसे साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया, यहाँ। अब प्रिमिटिव पे आ जाते हैं, इंटेंसिव पढ़ लिया, अब प्रिमिटिव पे आ जाते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अब प्रिमिटिव भी दो तरह की होती है, जैसे यहाँ पे ये जो अपनी थी ये भी दो तरह की थी ना। अच्छा अभी सबसिस्टेंस ही चल रहा है अपना। सबसिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव आ गया, सेकंड आ गया प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव भी दो तरह की होती है, शिफ्टिंग और नोमैडिक। फिर इसके बाद आएगी अपनी कॉमर्शियल। अभी अपनी वही चल रही है, वही वाली सबसिस्टेंस, ठीक है यही पढ़ लेते हैं। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दो तरह की होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक कल्टीवेशन। प्रिमिटिव का भी यहाँ से लीजिए, जिसका महत्व ज्यादा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड प्रिमिटिव। वेरी सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड, अत्यंत साधारण और अविकसित। तो प्रिमिटिव के अंदर ये आ जाएगा, मतलब साधारण। कॉमर्शियल में आ जाएगा मतलब ज्यादा एडवांस और वो सब। प्रिमिटिव में साधारण, नॉर्मल। द वॉशिंग फैसिलिटीज इन द कैंप वर वेरी प्रिमिटिव, मतलब वेरी सिंपल, नॉट डेवलप्ड, कनेक्टिंग विद अ वेरी अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। मानव या पशु जगत के विकास की अत्यंत प्रारंभिक अवस्था अवस्था से संबंधित आदिम या फिर आदिकालीन। प्रिमिटिव मैन लिव्ड इन केव्स। जो प्रिमिटिव मैन थे, जो पहले के आदमी थे, वो कहाँ रहते थे, कि गुफाओं में, और एनिमल्स का शिकार करते थे, और पत्ते वत्ते पहनते थे, कपड़े भी नहीं थे उनके पास में। तो प्रिमिटिव मतलब वेरी सिंपल, नॉट डेवलप्ड, ये लिख लो इससे। तो प्रिमिटिव। तो सबसिस्टेंस में तो सिंपल ही आएगी, सिंपल सिंपल खेती आएगी। कॉमर्शियल में आएगी एडवांस वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast Asia. अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है कहाँ कहाँ पे होती है? थिकली फॉरेस्टेड एरिया, थिकली मतलब बहुत ज्यादा फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत जंगल, घने जंगल, थिकली मतलब घने जंगल वाले एरियाज में होती है, जैसे कि अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, ट्रॉपिकल हम यूज करते हैं गर्म इलाकों के लिए ज्यादातर, अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पे सब में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड, अब थिकली फॉरेस्ट है मतलब घना जंगल है, तो जहाँ पे पेड़ होते हैं वहां बारिश भी बहुत अच्छी होती है। तो दीज आर द एरियाज ऑफ हैवीली रेनफॉल, तो यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन हम पेड़ पौधे के लिए यूज करते हैं, तो जो वेजिटेशन है वो क्विकली रीजनरेट हो जाता है, मतलब वो जल्दी 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 वहां पे अपने आप ही पेड़ लग जाते हैं। जंगल अपन लगाते थोड़ी है, जंगल तो अपने आप ही खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बारिश होती है, तो वो अपने आप ही पेड़ वहां पे रीजनरेट हो जाते हैं क्विकली। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. तो एक प्लॉट, जमीन के प्लॉट को क्लियर किया जाता है, काट के, पेड़ों को काट के, उनको गिरा के, काट के, और फिर बर्न कर देते हैं, मतलब उनको काट के, जला के, मतलब कैसे भी करके उसको क्लियर कर देते हैं लैंड को। द एशेस आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल, जो ऐश होती है, जो राख होती है, उसको सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि राख एक तरह से मतलब फर्टाइल ही करती है सॉइल को। एंड क्रॉप्स लाइक मेज, और ये सब क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि मेज, मक्का, यम, पोटेटोज, आलू हो गया, कैसावा और ब्राउन, ये भी देख लेते हैं, यम और कैसावा। कसावा, कसावा होता है a tropical plant that has thick roots, अभी पिक्चर भी देख लेंगे अपन। A tropical plant that has thick roots, a type of flower that is made from these roots, मतलब इन रूट से वो बनता है, आटा बनता है। A tropical plant that has thick root, इसकी मोटी मोटी रूट्स होती है, मोटी मोटी वो होती है, जड़ें होती हैं। A type of flower that is made from the, और इन जड़ों से फ्लावर मतलब आटा बनाया जाता है, इन जड़ों को पीस के। मोटी जड़ों वाला उष्ण कटिबंधीय पौधा, इन जड़ों से बना आटा, आटा बनता है इन जड़ों से, तो कसावा प्लांट होता है। ट्रॉपिकल मतलब गर्म इलाकों में लगाया जाता है। इसकी इमेज देख लेते हैं यहाँ से, टोपोग्राफी दिखा रखी है। ये इस तरह का होता है, थोड़ा शक्करकंदी के जैसा लग रहा है ना, स्वीट पोटैटो जैसा लग रहा है थोड़ा सा दिखने में। तो इसको पीस के और इसका आटा बनाया जाता है। ये देखो आटा भी बना रखे ये रहा, और प्लांट ऐसा होता है इसका, ये रूट्स है इसकी, ये देखो लोग, ये देखो रूट से, देखो कितनी थिक रूट्स हैं, कितनी मोटी मोटी, ये देखो रूट, ये प्लांट ऊपर ये रहा, ये रूट्स दिखा रखी। तो ये बहुत ज्यादा थिक रूट्स है, देखो इतनी थिक रूट्स होती है, और इससे ये रहा प्लांट। ठीक है, ये ले जा रहा है, ये इसमें साफ दिखा रखा है, ये देखो कितनी थिक रूट्स है इसकी। तो इनको काट के और वो बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं। आगे चलते हैं, ये भी देख लेते हैं यार। Yam क्या होता है? द लार्ज ब्राउनिश रूट ऑफ अ ट्रॉपिकल प्लांट दैट इज कुक्ड एज अ वेजिटेबल, इसके भी रूट्स होते हैं जिनकी सब्जियां बनाई जाती हैं, उसके रूट से तो आटा बनाते हैं, कसावा के रूट से आटा बनाते हैं। कसावा जो प्लांट होता है उसके जो रूट्स होते हैं बहुत ही थिक होती है, बहुत ही मोटी रूट्स होती है, तो उनसे हम आटा बना लेते हैं। और जो यम प्लांट होता है इसकी जो रूट्स होती है उसके हम वेजिटेबल बनाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं।
जैसे रूट्स, जैसे अपन गाजर की भी सब्जी बनाते हैं, मूली की भी सब्जी बनाते हैं, ठीक है। कैरेट मतलब गाजर, रेडिश का मतलब मूली, तो कैरेट की भी हम, कैरेट भी एक तरह का रूट है ना। जो रेडिश है वो भी एक तरह का रूट है, क्योंकि जमीन के नीचे है तो रूट है वो दोनों। अब कहेंगे कि मैम पोटेटो है वो भी जमीन के नीचे ही लगता है, तो वो भी रूट होना चाहिए ना। लेकिन पोटेटो स्टेम के अंदर आ जाता है, ठीक है। पोटेटो रूट नहीं है, पोटेटो स्टेम है। तो ये सब रूट्स हैं। तो इसने क्या बोला, रूट की सब्जी, तो रूट की सब्जी तो अपन खाते हैं, रूट को तो मतलब अपन खाते हैं। लार्ज ब्राउनिश फ्रूट और ट्रॉपिकल प्लांट दैट इज कुक्ड एज अ वेजिटेबल, ये एक तरह की रूट है जो जिसकी सब्जी बनाई जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं घुइया, रतालू, एक प्रकार की शक्करकंद। शक्करकंदी जो होती होती है वही वैसी होती है, एक प्रकार की है, शक्करकंदी के जैसी है ये। शक्करकंदी है तो साफ साफ है तो ये भी एक प्रकार की शक्करकंद की जैसी होती है। जो अपन शक्करकंदी खाते हैं, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं अपन, उसके जैसी है ये भी। मतलब एक प्रकार की है तो शक्करकंदी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेज, मक्का, यैम, पोटैटो और कसावा ये सब लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ करके, फॉरेस्ट को क्लियर करके, और ये सब लगाए जाते हैं इन जगह पे। कहाँ पे, जहाँ पे हैविली फॉरेस्ट, मतलब थिकली फॉरेस्ट हो और हैविली रेनफॉल हो, ऐसी जगह पे। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट फर्टिलिटी, जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। द लैंड इज अबेंडेंड, अबेंडेंड मतलब छोड़ देना, त्याग देना, किसी को छोड़ देना, ठीक है। उस लैंड को, बेचारी को छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी फर्टिलिटी चली गई। द लैंड इज अबेंडेंड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, और जो कल्टिवेटर नए प्लॉट पे चले जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे क्लियर करते हैं फॉरेस्ट को, जमीन बना, मतलब जमीन को एकदम साफ करते हैं और वहां खेती करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एग्रीकल्चर। तो हम इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम बर्न करते हैं, और स्लैश मतलब वही काटना, स्लैश करते हैं, तो इसलिए हम इसको स्लैश और बर्न भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ से टिक करो इसे? हाँ, टिक करवाते हैं, स्लैश, स्लैश का मतलब लिख लेते हैं एक बार, फिर मैं टिक करवा देती हूँ। स्लैश मतलब काटना ही होता है, अपने वाले में तो पूरा पढ़ लेते हैं फिर भी ये सारी चीजें। टू मेक और ट्राई टू मेक, जैसे काटना है यहाँ पे, ये शार्प, टू मेक और ट्राई टू मेक अ लॉन्ग कट इन समथिंग विद अ वायलेंट मूवमेंट, जोरदार झटके से किसी वस्तु को चीरना, काटना, चीरने या काटने की कोशिश करना। फर्स्ट वाला ही लिख लो अपना, तो यही है, काटना किसी चीज को। तो स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें हम काटते हैं। टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ मनी, जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना, स्लैश्ड बाय 20%, मतलब जो जो भी चीज है वो 20% गिर गई, वेरी मच। किसी वस्तु से संबंधित धन की मात्रा या कीमत आदि में भारी कटौती करना। द प्राइस ऑफ कॉफी हैज बीन स्लैश्ड बाय 20%, कॉफी की प्राइस 20% कम हो गई, 20% स्लैश्ड हो गई, मतलब रिड्यूस हो गई, कम हो गई। तो हम दो, एक तो इसके लिए काटने के लिए यूज करते हैं, और एक अमाउंट का रिड्यूस हो जाना, दो सेंस में यूज करते हैं, तो ये ध्यान। स्लैश एक हमारा सिंबल भी होता है, ये तो हमें पता ही है। स्लैश अपने कंप्यूटर के अंदर स्लैश, जैसे लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको हम स्लैश बोलते हैं। और अपन ऐसे लिखने में भी यूज करते हैं, लंच स्लैश डिनर, कि लंच खाओगे कि डिनर खाओगे, दोनों में से क्या खाओगे, ठीक है। फ्रैक्शन में भी स्लैश का यूज करते हैं, 1/6। तो स्लैश के दो मीनिंग याद रखने हैं, एक तो रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ, किसी पैसे में कमी हो जाना मतलब, या फिर काटना किसी चीज को। A long narrow wound or cut, गहरा सकरा घाव या चीरा। Sharp movement with knife in order to cut something or somebody, किसी को काटने के लिए छुरी आदि में लगाया गया चीरा। तो इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्वेश्चन बता देती हूँ इसके अंदर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक तो ये टिक कर लो कि थिकली फॉरेस्टेड एरिया में होती है, जहाँ पे बहुत घना जंगल है वहां पे होती है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जगह के नाम भी पूछ सकते हैं कि जैसे कौन कौन सी जगह पे होती है, ऐसे भी आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ, ये इन जगह पे मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी जाती है। इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना। एक ये टिक कर लो, हैवी रेनफॉल होनी चाहिए उस जगह पे जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। थिकली फॉरेस्टेड एरिया होना चाहिए, हैवी रेनफॉल होनी चाहिए, वहां पे हम उगाते हैं इनको। ठीक है, बस मेन तो यही चीजें हैं। अब ये तो अपन वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, काटा जाता है और बर्न किया जाता है, ऐश को मिलाया जाता है फर्टाइल करने के लिए सॉइल को, ऐश मतलब राख। और ये फसलें, ये फसल टिक करो, ये आ सकता है कौन कौन सी फसलें क्रॉप्स उगाई जाती है, मेज, यम, पोटैटो, कसावा, इनको टिक कर लो, ये उगाई जाती है। ये सब हमें पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है तो उसको अबैंडन, उसको छोड़ देते हैं और कल्टीवेटर दूसरे प्लॉट पे चले जाते हैं। ये सब हमें पता ही है ऑलरेडी, शिफ्टिंग हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो शिफ्टिंग को हम ये भी कहते हैं, इसको भी टिक करो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वापस से बता देती हूँ मेन मेन पॉइंट्स। थिकली फॉरेस्टेड एरिया, इन जगह के नाम टिक कर लो। हैवी रेनफॉल वाली जगह पे ये होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और टिक कर लो, ये क्रॉप्स लगाई जाती हैं, और इसको स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो बीच में जो है ना ये सब फिर उसमें लिखना पड़ेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की कट करना, बर्न करना, ऐश को उसमें मिक्स कर देना, और फिर वो उससे फर्टिलिटी लूज हो जाए तो उसको अबैंडन कर देना, छोड़ देना और दूसरे प्लॉट पे मूव कर जाना, ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक तरह से पूरा पैराग्राफ ही पूरा इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे। बस ये लास्ट आज अपन लास्ट नोमैडिक और पढ़ लेते हैं, बस फिर खत्म। नोमैड उन लोगों के बोलते हैं जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उनको बोलते हैं नोमैड। नोमैड का लोग, a member of tribe that moves with its animals from place to place, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोग अपने पशुओं को भी साथ ले जाते हैं। खाना बदोश या घुमंत जनजाति का व्यक्ति ये अपने पशुओं के साथ जगह जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, नोमैड होते हैं जो जगह जगह घूमते रहते हैं। नोमैडिक का भी लिखो, नोमैडिक, खाना बदोश, मतलब ऐसे लोगों को नोमैड्स भी कहते हैं और नोमैडिक भी बोल दो। लिविंग द लाइफ ऑफ अ नोमैड, जो नोमैड की लाइफ जीता है उसको नोमैडिक बोल देते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग मतलब ये क्या करते हैं, अपने पशु पाल लेते हैं और फिर उनको चराने के लिए ले जाते हैं। जैसे बकरियां और जो शीप होती हैं, जो गॉड्स होती हैं, उनको ग्रेजिंग के लिए, ग्रेज मतलब उनको चराना होता है, ग्रेज करना। तो उनको ग्रेजिंग के लिए बहुत, जहाँ पे भी मतलब घास होता है तो वहां ले जाते हैं, वहां चरा लाते हैं, ग्रेज करवा लाते हैं उनको, और फिर वापस ले आते हैं अपने घर पे। फिर वहां खत्म हो जाती तो दूसरी जगह ले जाते हैं ऐसे। तो नॉमेडिक हर्डिंग, तो नॉमेडिक हर्डिंग में क्या, हर्ड का मतलब होता है झुंड, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो वो हर्ड कहलाता है। हर्ड मतलब झुंड, एनिमल का हो चाहे वो लोगों का भी हो सकता है। नॉमेडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan, Jammu and Kashmir। तो अपने राजस्थान में तो होता ही है, भेड़ वेड़ चराते हुए अपन खूब देख चुके हैं। ठीक है, तो ये कैसे रीजन्स में होता है, सेमी एरिड रीजन। एरिड वो वाले रीजन होते हैं जो, ए आर आई, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है उन रीजन्स के लिए यूज किया जाता है। देखो, यूज्ड अबाउट लैंड और क्लाइमेट, वेरी ड्राई विद लिटिल और नो रेन। इस तरह की जमीन या इस तरह की जलवायु जो वेरी बहुत ही ड्राई हो, एरिड का यूज होता है सूखा निर्जल वर्षाहीन। वेरी ड्राई ये लिख दो तुम तो, वेरी ड्राई विद लिटिल और नो रेन, बहुत ही कम रेन, जैसे राजस्थान में कम रेन होती है, डेजर्ट जो इलाके होते हैं वहां पे कम रेन होती है, या फिर कहीं कहीं तो रेन होती ही नहीं है, और वो सूखे रहते हैं हमेशा, बहुत ही ड्राई रहते हैं, तो उनको हम एरिड रीजन बोला जाता है। एरिड मतलब वेरी ड्राई। देखा, एरिबल था ना एक पर जो अपन ने पढ़ा था। इन फार्मिंग कनेक्टेड विद ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेल, बस नॉमेडिक लास्ट पढ़ेंगे आज अपन। इन फार्मिंग कनेक्टिंग विद ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेल, नॉट कीपिंग एनिमल्स। एरेबल के अंदर बिक्री के लिए खेती करने संबंधी, एरेबल लैंड फार्म। एरेबल का मतलब हो जाता है बिक्री के लिए खेती करने संबंधी, कनेक्टेड विद ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेल। एरेबल मतलब वो जमीन जहाँ पे अपन खेती कर सके, वो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे क्रॉप्स लगा सके तो उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एरेबल लैंड, तो एरेबल लैंड वो होती है जहाँ पे अपन क्रॉप
ग्रो कर सके। तो ऊपर वो मैंने टिक करवा दिया था ऐसे तुमको। नॉमैडिक हर्डिंग, फिर भी किसी चैप्टर के क्वेश्चन वापस से टिक करवाने हो तो मेरे को बता देना, मैं टिक करवा दूंगी, जो पीछे करवाए नहीं मैंने काफी चैप्टर से, तो एक एक करके बता देना, करवा दूंगी। नॉमेडिक खत्म कर लेते हैं बस। तो ये सेमी एरिड, जहाँ पे मतलब कम सूखा है या फिर एकदम ही सूखा है, ड्राई रीजन है, वहां पे ये की जाती है नॉमेडिक हर्डिंग। ये सहारा में, सेंट्रल एशिया में, इनको टिक कर लो, इंडिया में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ यहाँ होती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस फार्मिंग के अंदर, इस खेती में हर्ड्समैन ये जो आदमी है जो झुंड को लेकर चलते हैं, ये जो आदमी, इनको हर्ड्समैन कहते हैं। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल, ये एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को लेके घूमते रहते हैं फॉर फॉर्डर। फॉर्डर का मतलब होता है चारा, चारे के लिए, चारा मतलब इनका खाना, जो भी ये खाते हैं। तो चारे के लिए और वाटर के लिए, फॉर्डर के लिए और वाटर के लिए। अलोंग डिफाइंड रूट्स, मतलब जो डिफाइंड रूट्स होते हैं कि हाँ यहाँ ले जाना है, इनको पता होता है कहाँ ले जाना है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्सेंट्रेट एंड टेरिन। तो ये जो मूवमेंट होता है ये किस वजह से होता है कि जहाँ पे क्लाइमेट, ये टेरिन मतलब वही जमीन क्षेत्र, जहाँ पे अच्छा होता है वहां जाते हैं लोग। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। ये ज्यादातर अपन ने देखा है, भेड़ों को घुमाते हैं या कैमल्स को घुमाते हुए देखा है। याक को तो अपन ने नहीं देखा, कश्मीर में घुमाते होंगे। तो इनको रियर किया जाता है, पाला जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क, क्योंकि इनसे मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। तो जो हर्डर्स होते हैं, जो हर्डर हैं, ये जो, इनको और इनकी फैमिली को और अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाइड्स का भी लिख लो, हाइड्स इनके बालों के लिए यूज किया जाता है, फिर लिख लो एक बार यहाँ से। बालों के लिए है, पता नहीं। एक तो हाइड का मतलब छुपना होता है, तेरा स्किन के लिए, हाँ सॉरी। द स्किन ऑफ एन एनिमल दैट विल बी यूज फॉर मेकिंग लेदर। हाइड मतलब उनकी चमड़ी से लेदर बनाया जाता है, चमड़ा बनाया जाता है। चमड़ा आदि बनाने में प्रयुक्त पशुओं की खाल, ठीक है। तो हाइड होगी पशु की खाल, स्किन, स्किन ऑफ एन एनिमल, एनिमल की स्किन, जिससे बेल्ट बनाते हैं, शूज बनाते हैं, लेदर की जैकेट्स बनाते हैं। तो द स्किन ऑफ एन एनिमल दैट विल बी यूज फॉर मेकिंग लेदर एटसेट्रा। तो हाइड हो गई इनकी स्किन। तो ये सब मतलब मिलता है किनको, हर्डर्स को। हर्डर्स ये होते हैं और इनकी फैमिली, ठीक है, इनके परिवार। यस मैम। बस आज अपन यहीं तक करेंगे। इसमें पिक कर लो अभिमन्यु, सेमी एरिड, एरिड रीजन, रीजन में होते हैं ये एरियाज, इनके टिक कर लो। और इसमें बस ये पूरा कैमल, शीप या एनिमल टिक कर लो। और होती क्या है, हर्ड में घुमाते हैं, बस होती है। तो ये पूरा पैराग्राफ ही हो गया एक तरह से। तो मेन मेन पॉइंट्स बता दिए तुम। फॉर्डर का भी लिख लो, फॉर्डर का मतलब होता है चारा। तो अपनी जो भैंस गाय जो खाती है उसको भी फॉर्डर ही कहा जाता है, उसको भी चारा ही कहा जाता है। पशुओं का भोजन, चारा। फूड दैट इज गिवन टू फार्म एनिमल्स, पशुओं का भोजन चारा, इसको हम बोलते हैं फॉर्डर। ठीक है, तो बस आज करेंगे, बाकी का अपन कल करेंगे।